हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 4। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। विच वन इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन इंजन ऑफ कार। आपके पास ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है टेट्रा इथाइल लीड, ऑप्शन डी है वाइट पेट्रोल। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि गिवन ऑप्शन में से किसका यूज किया जाता है एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट इन इंजन ऑफ कार। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेट्रा इथाइल लीड का। अच्छा, इथाइल एल्कोहल को कैसे लिखते हैं? C2H5OH। अगर आपसे पूछते कि इथाइल एल्कोहल में इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो आंसर क्या होगा? OH। OH आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटेन कैसे लिखते हैं? C4H10। कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। ब्यूटेन आपका है एल्केन ग्रुप का। एल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है एल्केन ग्रुप में? तो कार्बन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम को ऐड करके एक घटा तो वही आपका होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि ब्यूटेन में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा 4 + 10 - 1। कितना हो जाएगा? 13। हालांकि ये फार्मूला किस में यूज होगा? एल्केन ग्रुप में, जो किस फॉर्म में हो? CnH2n+2 के फॉर्म में हो। दूसरा क्या पूछता है एग्जाम में आपसे? सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है आपका? पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड होता है तो हर एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। आपको ऐसे याद रखना है, हर एक सिंगल बॉन्ड क्या होगा? हर एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब जैसे अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, सिग्मा एक होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन कैसे लिखते हैं? CH4। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो अब देखो, हमें क्या देखना होता है कि सिंगल बॉन्ड कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है। पाई बॉन्ड कितना है? तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड है आपका 0। अगर मैं आपसे पूछूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, तो कैसे निकालोगे? तो पहले इसे अरेंज कर लो। CHH डबल बॉन्ड CHH। अब देखो क्या देखना होता है, सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ पे है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना नहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो मतलब पाई बॉन्ड तो आपका एक हो गया, पाई बॉन्ड तो एक हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई होगा, तो 3 हो गया यहाँ पे, 4 और 5। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया 5 और एक पाई बॉन्ड। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, तो कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है, 2 आपका पाई बॉन्ड है। अब देखना है क्या सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। अब देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपका क्या हुआ? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है, 1 2 और ये 3, और पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि HCN में कितना पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो HCN को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
HC ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है नाइट्रोजन के साथ। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो पाई बॉन्ड तो पता चल गया ना, पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड है आपका 2। सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया 2, मतलब पाई बॉन्ड 2 है और सिग्मा बॉन्ड 2 है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। H3C CH डबल बॉन्ड C H CH3। चलो आपको बताना है इसमें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन द लेवल ऑफ बोटल्स सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम्ड टू बी एसिडिटी रेगुलेटर्स, दे रेगुलेट एसिडिटी यूजिंग। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है बाइकार्बोनेट साल्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट साल्ट। ऑन द लेवल्स ऑफ बोटल्स सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम टू बी एसिडिटी रेगुलेटर्स, दे रेगुलेट एसिडिटी यूजिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट साल्ट। बेसिकली यह क्या करता है, पीएच को रेगुलेट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए किलिंग द जर्म्स, ऑप्शन बी है सीलिंग द फूड विद ए लेयर ऑफ आइस, ऑप्शन सी है डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एक्शन, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फ्रिज में जब हम लोग कोई सामान रखते हैं या खाना रखते हैं तो ख़राब क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट रिड्यूस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी क्या है, साइक्लोट्राइमिथिलीन, ट्राई नाइट्रोएमिन, शॉर्ट में बोलते हैं RDX, ऑप्शन डी है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका यूज किया जाता है टीयर गैस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following polymers are used for making bulletproof material? केवलर, ग्लिप्टल, लेक्सन। तो केवलर का यूज किया जाता है और लेक्सन का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ग्लिप्टल का यूज कहाँ किया जाता है, तो पेंट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why is it difficult to see through fog? अच्छा, फॉग क्या होता है, तो जब वाटर वेपर या वाटर जो होता है इन इट्स गैसियस फॉर्म कंडेंस, तो क्या बनता है, फॉग बनता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो फॉग है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि फॉग के थ्रू देखना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रे ऑफ लाइट सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉग ड्रॉपलेट्स, नहीं। ऑप्शन बी क्या है, रे ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स। हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है स्कैटरिंग। अच्छा, स्कैटरिंग से कुछ चीज़ सीख लो। स्कैटरिंग जो होता है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 लेम्डा का पावर 4। अब जितना ज़्यादा लेम्डा होगा ना उतना ही कम छितराव होगा, स्कैटर्ड होगा। तो देखो यही कारण है ना कि खतरे का जो डेंजर का सिग्नल होता है रेड क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग रेड कलर का कम होगा। क्यों, क्योंकि रेड कलर जो होता है ना इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जो डेंजर का साइन हम लोग यूज करते हैं ना वो रेड कलर का होता है। या जब सन सेट करता है, जब सूर्य अस्त होता है तो रेडिश क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना इसका छितराव कम होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ज़्यादा करता है और इसका छितराव कम होता है। इसलिए सन जब सेट होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो रेडिश दिखाई देता है। तो एक कारण है स्कैटरिंग का। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वाई इज इट डिफिकल्ट टू सी थ्रू फॉग, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रे ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं TIR। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है
टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन कब होता है? जब रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है ना, तब आपका क्या होता है? टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, ये होता क्यों है? देखो यहाँ पे इस सरफेस है, मान लो इधर क्या है आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। इसके रिस्पेक्ट में ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो जब हम क्या करेंगे, रे को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो जब भी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। और रेयरर से डेंसर जाएंगे तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है रे। ये दिमाग में आपको याद रखना है। तो जब भी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और एक ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा सिचुएशन होता है कि जो रे आपका, जिस रे का रिफ्लेक्शन होता है टोटली रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाती है? इसी आपके, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो जिस मीडियम से जाती है ना, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, होता कब है? तो किसी एक एंगल पे डाला जाता है, ठीक है, किसी एक एंगल पे रे को डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब रे क्या होती है? रिफ्लेक्ट ना होके बिल्कुल फिर से उसी मीडियम में वापस आ जाती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जिसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पे हम लोग रे को डालते हैं ना, और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रे क्या सेकंड मीडियम में नहीं जा रहा, टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/μ। म्यू क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं RI। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है? RI की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 0.5, ठीक है। 0.5 नहीं रखो आप यहाँ पे रख लो 3 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3 है। और सेकेंड मीडियम क्या है? एयर है, तो एयर के लिए 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है वो मतलब डेंसर है, और जिसका कम है वो रेयरर है। तो यहाँ पे देखो थीटा क्रिटिकल एंगल कितना होगा? साइन इनवर्स 1/μ, क्योंकि सेकंड मीडियम आपका एयर है। तो थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस R, what will be its resistance if it is stretched to double its length? अब देखो कोई वायर है, ठीक है, मान लो एक वायर है आपका, इसका लेंथ क्या है? L है। अब हमने क्या किया? इसे स्ट्रेच कर दिया इसी वायर को, सेम वायर को, और लेंथ कितना कर दिया? डबल कर दिया, मतलब 12 कर दिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो इस केस में क्या होता है? R जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L² के। तो जब लेंथ को हमने डबल कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा? 12², मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4 टाइम्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपका? एक कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a wire for 8 seconds. Find total charge flowing through that wire in the given interval. क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि एक वायर से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितने सेकंड के लिए? करंट कितना है? 4 एम्पियर। टाइम कितना है? 8 सेकंड के लिए। आपसे पूछ रहा है कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, dQ/dt। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो। तो यहाँ से Q निकालना है, तो Q होता है आपका IT। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 एम्पियर। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। तो Q क्या होगा? IT हो जाएगा। I की वैल्यू है 4 एम्पियर, टाइम कितना है? 8 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 32 कूलम। चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 32 कूलम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है।
I=dq/dt या q=it। इसका यूज आता है काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप पिक्चर देखो, सर्किट दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर है C1, C2 और C3। ये तीनों आपका क्या है, पैरेलल में लगे हैं। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब कैपेसिटर आपका पैरेलल में हो, कैपेसिटर पैरेलल में हो तो कैपेसिटर को सीधे जोड़ देते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 + C2 + C3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा। अब देखो ये तीनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 100 वोल्ट आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV। कैपेसिटर में यही होता है। अब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, C क्या है यहाँ पे, पहले C1 पे आते हैं। तो 1 माइक्रोफैराड चार्ज है ना, 1 माइक्रोफैराड, वोल्ट कितना है, 100 है। तो मतलब चार्ज क्या हो जाएगा आपका, 100 माइक्रोकूलम। ये किस पे हो जाएगा, C1 पे। C2 पे कितना हो जाएगा, तो 100 × 2, 200 माइक्रोकूलम। C3 पे चार्ज कितना हो जाएगा, कैपेसिटर 3 पे, तो 3 × 100, 300 माइक्रोकूलम। ठीक है। तो C1 पे चार्ज कितना है आपका, 100 माइक्रोकूलम, C2 पे 200 माइक्रोकूलम, और C3 पे कितना है, 300 माइक्रोकूलम। यही आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, G लिखते हैं ना, तो इसका आपसे पूछ रहा है डायमेंशन। तो क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, F = क्या होता है, G(m1m2/r²। हमसे G का पूछ रहा है तो G को हम लोग ऐसे लिखेंगे, F(r²) m1 m2। अब देखो यहाँ पे फोर्स का कितना होता है डायमेंशन, mL/t-2, यही होता है ना, mL/t-2। r² है तो r क्या होता है, लेंथ होता है ना, तो इंटू L²। डिवाइड किससे करना है आपको, यहाँ पे डिवाइड करना है m1 m2, मास है ना, तो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, kg में। तो मास को m से सपोज्ड, हाँ m से इसे डिनोट करो तो m² हो जाएगा। अब देखो एक m आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। तो ऊपर जब m जाएगा तो कितना हो जाएगा, m-1 होगा। और यहाँ पे देखो L² और L से मल्टीप्लाई करोगे तो L³ हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो गया, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, m-1 L3 T-2। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। और कुछ है, देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने बोला ना फोर्स कितना होता है, mL/t-2। अच्छा कैसे आया, तो देखो फोर्स = क्या होता है, मान लो कि आपको याद नहीं कि फोर्स का क्या होता है, कैसे निकालोगे डायमेंशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो L/t² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होता है ना, तो इसलिए मैंने L/t लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब पहले से एक टाइम और है यहाँ पे, तो L/t²। और समय का क्या होता है, t होता है, तो mL/t² जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T⁻²। ठीक है। तो mL/t-2 किसका हो गया, फोर्स का आपका डायमेंशन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए m-1 L3 T-2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।